या खुदा मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना, या खुदा मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना, या खुदा मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना। ये मेरा प्यार है दुनिया में सलामत रखना, ये मेरा प्यार है दुनिया में सलामत रखना। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी मुंबई से। मैं एक शायर की हैसियत से भिवंडी शहर में एक मुशायरे में मधु किया गया था, जिसमें आज मुझे एक ऐसे शख्स मिले कि जिनके बारे में मैं जितनी ही तारीफ़ करूं उतना कम है, और मिलके मेरे दिल को बड़ी खुशी मिली और मुझसे रहा नहीं गया। मैं और आप लोगों को उनसे रूबरू कराऊं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं करीमुद्दीन सिद्धार्थ नगरी मुंबई से एक शायर की हैसियत से आज मैं भिवंडी शहर में मधु किया गया था एक मुशायरे के लिए, जिसमें आज मुझे ऐसे शख्स मिले कि जो उनसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो ऐसे शख्स हैं कि जिनके बारे में मैं जितनी ही तारीफ़ करूं उतना ही कम है। आइए मैं आप लोगों को भी उनसे रूबरू कराता हूं, जिनका नाम है खान फ़ख्र आलम। जी शुक्रिया। मैं आपसे पहले मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये खान फ़ख्र आलम मैं जिनसे आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये भिवंडी के आन बान शान और गरीबों के मसीहा हैं। और इन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, भिवंडी के हर आवाम के लिए लड़ाई लड़ा है, जिसमें इन्होंने भिवंडी शहर से लेकर मुंबई तक पैदल यात्रा की है, भिवंडी शहर से लेकर कश्मीर तक व्हीलर से यात्रा की इन्होंने, और भिवंडी शहर से अभी कुछ दिन पहले ही मोटरसाइकिल से दिल्ली तक यात्रा किया है इन्होंने। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब भिवंडी शहर से मुंबई तक पैदल गए? मुंबई में एक हमला हुआ था पाकिस्तान द्वारा, आतंकी हमला 26/11, बहुत मशहूर है जी। वो मामला। हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए और सिविलियन भी। तो पहली बरसी पर हम लोग भिवंडी से पैदल गेटवे ऑफ इंडिया तक गए थे। बिल्कुल, मुझे तो ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जो कश्मीर का आपका जो मसला आपने बताया वो तो इससे भी दर्दनाक है। मैं आपसे आपकी ज़ुबानी ये सुनना चाहता हूँ और सभी दोस्तों को भी सुनाना चाहता हूँ। कश्मीर का जो मामला था, भारत की आज़ादी और बाद में पाकिस्तान का बनना, फिर कश्मीर का मसला, ये आज भी जारी है और आगे भी रहेगा, और आज से पहले भी। 1999 में पाकिस्तान द्वारा, हम ऐसा मानते हैं कि वो आर्मी के जवान थे, क्योंकि एक आम आदमी, आम इंसान फ़ौजियों से लड़ नहीं सकता, उसके पास वो हथियार नहीं होते। बराबर। मगर बाकायदा उस तरफ से टक्कर ली गई हमारे जवानों से, हमारे जवान भी शहीद हुए, उनके जवान भी शहीद हुए। उसी दौरान हम लोग यहाँ से कारगिल तक गए। कारगिल से 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और कारगिल एक ज़िला है। उसी ज़िले में दरास, टाइगर हिल, ये सब आता है। श्रीनगर से 260 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है, और ये पूरा उस वक्त का जंगज़दा इलाका है। बोफर्स तोप के बारे में जो लोग सुनते हैं, बोफर्स तोप पर जो जवान ड्यूटी करते हैं वो सिर्फ 4 घंटा, यानी 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटा ड्यूटी करते हैं। क्योंकि जब उसका गोला चलता है, फायर होता है, वो एक गोला 60 किलो का होता है। जहाँ गिरता है, तो जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र में आमतौर से बावड़ी होती है, तो उतनी बड़ी एक बावड़ी नहीं, उतना बड़ा खड्डा तैयार हो जाता है। उस गोले की इतनी ताकत होती है। और अगर आसपास से कोई गाड़ी गुजर जाए, जैसे हमारी गाड़ी करीब से ही गुजरी, तो एक तरफ से हमारी गाड़ी एक बिल्लस ऐसा उठ गई, यानी ज़मीन ऐसा दहल जाती है। वो वक्त हमने देखा है। आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जो सुना है कि जब ऐसे माहौल में जो युद्ध होता है वहाँ पर फौजी लड़ाई करते हैं, बाकी अगर अन्य लोग जाते हैं जिनके पास कोई लड़ाई करने का हथियार नहीं है, तो मैंने लोगों से सुना है कि लोग उन्हें पागल दीवाना कहते हैं। और आपने ये करके दिखाया, मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ सर, कि जो आपने ऐसा काम करके दिखाया, और मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। और ये काम कितना ख़तरनाक था, जब हम सोनमर्ग पहुँचे तो आर्मी की छावनी थी और वहाँ हमें एक फार्म दिया गया।
कि इस फॉर्म को पढ़िए और फिर नीचे सही कीजिए, अपना नाम लिखिए। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि यहाँ से आगे आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की कोई इजाज़त नहीं है, भारत सरकार उसके जवाबदार नहीं है, आप जहाँ से आए हैं वो सरकार जवाबदार नहीं है, यहाँ तक कि आर्मी की जो छावनी है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार नहीं है कि आगे आपके साथ क्या होगा, कुछ भी हो सकता था। फिर भी हमने मैं आपसे दस्तखत पूछना किया। चाहूँगा, क्योंकि ये बात तो आपने मुझे बताया नहीं है। मैंने जब यहाँ पर आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया ये खान फ़खर आलम साहब हैं, और मैं यहाँ सुना लोगों से कि अभी कुछ दिन पहले आप मोटरसाइकिल से दिल्ली के लिए गए थे। जी। क्या ये सच है? जी, मोटरसाइकिल से मैं अभी वापस जब आया हूँ पिछले महीने 27 तारीख को, ये मेरा चौथा सफ़र था भिवंडी से दिल्ली तक का। क्या और बात है सर। इस चौथे सफ़र में वाघा बॉर्डर तक चला गया। एक नाम आपने सुना होगा शिहाब चतुर का, जो केरला से निकले हैं पैदल। बिल्कुल, वो हज करने के लिए। हाँ, तो दिल्ली से वाघा बॉर्डर के पास में एक गांव है कासा गांव, यही रास्ता सीधे पाकिस्तान भी जाता है। उस रास्ते पर वो ठहरे थे, सिर्फ उनसे मुलाकात करने के लिए मैंने 3 और 3 600 यानी 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना। एक इंसान से मुलाकात करने के लिए मैंने 600 किलोमीटर का अलग से सफ़र किया। अब इंसान कितना कीमती है उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि केरला से वो आदमी पैदल हज करने जा रहा है, इसलिए मैंने इतना लंबा ये सफ़र आपकी किया। खूबियाँ जितना ही बयां करो उतना ही कम है, और जितना ही तारीफ़ करो उतना ही कम है। ये मैं तो सुना था, और अभी आपसे रूबरू सुन रहा हूँ, और हमारे सभी दोस्त भी सुन रहे हैं। तो मैं तो आपको कितना सैल्यूट करूँ और कितना सलाम करूँ, ये तो उतना ही कम है सर। अब चलते चलते आखिरी बात भी बता दूं मैं आपको। नहीं, एक सवाल मैं पहले पूछूंगा सर, जी। क्योंकि एक दो लोगों ने ये भी बोला, क्योंकि जब आपकी गुफ्तगू हुई तो मैंने आपके ही बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। तो उसमें ये हुआ कि आपने गरीब लड़कियों की शादी में कुछ भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जी। और जहाँ तक आपसे होता है आप खुद करते हैं, नहीं तो कुछ लोगों से जहाँ तक जी, आपका रिलेशन सपोर्ट है वो भी करवाते हैं। जी। तो क्या ये भी सच है सर? ये भी सच है, मुझे तो खैर याद ही नहीं है, मेरे जो ताल्लुकात के लोग हैं उन्हें भी याद नहीं कि उन्होंने इस तरह के मामलात में मेरी कितनी मदद की और उनकी मदद मैंने वहाँ तक पहुँचाई, या जो मुझसे हो सका वो मैंने ऐसा लग रहा है सर आप बहुत घाई में हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे 2-4 मिनट और दीजिए। मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, और दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग कहते हैं कि मेढक कुएं में रहता है तो उसको लगता है कि मैं वहीं पूरा समंदर में हूँ, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसको पूरा समंदर के बारे में मालूम पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपसे ये सब बातें सुन के लोगों को भी सीखना चाहिए, और मैं भी सीखूंगा आगे से कि आपके जैसा लोग होना चाहिए। ज़रूर। तो मेरा तो दिल खुश हो गया सर। अच्छा, आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा कि मैं ये सुना हूँ कि आप एक बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। जी। हाँ। पत्रकारिता में मेरी आधी उम्र, यानी ये मेरा 28वां साल है, और पत्रकारिता करते करते ये सारे काम मैंने अंजाम दिए। हालांकि मैं अपने पत्रकार दोस्तों को, या अगर कोई पत्रकार मेरी आवाज़ को सुन रहा हो, तो वो काम करते करते ये सारे काम भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अच्छा सर, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि मैंने यहाँ पर देखा, जो मैं मुशायरे में मधु था, कि आप कभी चाय ला के दिलवा देते थे, कभी नाश्ता दिलवाते थे, और क्या कमियां हैं वो पूरा करते थे। एकदम आकर के जो ज़िम्मेदार थे उनसे बात करते थे, लेकिन जब मुशायरे का वक्त चलता था तो जाके कोने में बैठ जाते थे। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इसमें क्या रीज़न है सर? क्योंकि मतलब सब लोगों ने बताया कि पूरी मैनेजमेंट जो है इन्हीं के हाथों में है, लेकिन आपने सब कुछ किया लेकिन जाके कोने में बैठ जाते थे। तो कुछ टेंशन में, या इसमें क्या राज है, ये भी मुझे बताइए सर। मैं सही बताऊं आपको, किसी भी प्रोग्राम में अलग अलग टीम होती है। शायर अपनी शेर व शायरी से सामीन को मुतासिर करता है, सदारत किसी के ज़िम्मे, निज़ामत किसी के ज़िम्मे। तो पीछे जो काम है वो मैं मेरे ज़िम्मे हमेशा रखता हूँ। मेरे जितने शायर दोस्त हैं या कलाकार, सबको पता है कि मैं तो गेट पर मिलता हूँ, मगर वहाँ से खड़े रह के मैं सारा मामला संभालते रहता हूँ, और वो काम भी ज़रूरी है। फ़ोटो खिंचवाना तो फ़ोटो तो खिंच जाएगा, अगर आप काम करेंगे तो फ़ोटो तो आना ही आना है, मगर काम करना ज़रूरी है। और किसी भी
प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं जहां मुझे ऐसा लगता है कि काम करना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही है। और मैंने देखा था मेरे दुकान के बाजू में जहाँ पर मेरी कंपनी थी, तो एक इंसान थे जो उन्होंने बहुत बड़ा बैनर बनाया और वहाँ अपनी फ़ोटो लगाया। तो एक इंसान वहाँ आकर के बोला, काम करो कि लोग तुम्हारा खुद बैनर लगा दें, आप मत लगाओ। वो चीज़ें आज मुझे आपकी ज़ुबानी सुनने को मिला। ये सच है कि जो वो बोले थे वो चीज़ आज आपने सच बोला सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके। मैं जितना भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है सर। तो कुछ सर आप कुछ बताना चाहते थे अपने बारे में? मैं एक आश्रम भी चलाता हूँ जहाँ उम्र दराज लोग, उनका मज़हब क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो मेरे आश्रम में रहते हैं, मुफ्त में रहते हैं, वहीं रहते, खाते पीते नहाते धोते आराम से रहते हैं। और उनके पीछे मैं खड़ा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं ग़ुलाम भाई, ग़ुलाम रसूल अंसारी, वो मेरे साथ में है और ये काम भी हम करते हैं। और दुनिया में हम सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं भेजे गए। ऊपर वाले ने इंसानों को एक मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है, तो वो काम हमें करना चाहिए। बिल्कुल। और चलते चलते मैं अपने दर्शकों को बता दूं आपके ज़रिए से, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर दिया है और मामला प्रोसेस में है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2024 के शुरुआत में साइकिल से मुझे हज करने सऊदी अरब तक जाना है। क्या बात है सर। भिवंडी से ये मेरी तैयारी चल रही है। अल्लाह ताला आपको इस सोच को कबूल करे। ये सारे काम करने का जो मकसद है मेरा, मैं क्यों करना चाहता हूँ, मैं जिस परिवार से आया हूँ, परिवार बड़ा तो था मगर कमज़ोर भी था। हालात बदलते रहे, कभी हम अपने पेट के लिए सोचते थे, आज हम दूसरे के पेट के लिए भी सोचते हैं और अल्लाह देता है। जब आप उससे मांगेंगे तो वो देगा। तो बस एक मैसेज आपके ज़रिए है कि आप करो, कौन क्या कहता है, कौन क्या देता है, करते रहिए, लोग आपके पीछे आएंगे। मेरे पीछे इतने लोग हैं कि मैं एक फ़ोन करता हूँ कि मुझे ये काम करना है तो उठकर खड़े हो जाते हैं। एक बार करके तो देखिए, बिल्कुल आपने ज़रूर लोग साथ आएंगे। और एक अरस्तु, एक बहुत ही बड़ा फ़िलासफ़र इस दुनिया में गुजरा है, उनका ऐसा मानना था कि आपको जो है खड़े हो जाओ और कह दो। जिसे अच्छा लगेगा वो आपके साथ है, जिसे बुरा लगेगा वो अपने घर जाएगा, मगर कुछ लोग तो आपके साथ में आएंगे ही। तो कुछ लोग मेरे साथ में हैं। बिल्कुल सर, मैं आपका इंटरव्यू लिया, आपकी ज़ुबानी भी सुना, लेकिन आपके कहने से पहले यहाँ के लोग ने आपके बारे में सब बता दिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं बेताब था कि मैं आपसे इंटरव्यू लूँ। और मैं जितने भी हमारे दोस्त अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनको ये मिसाल दूंगा कि इंसान अगर बनना है तो खान फ़ख्र आलम जैसा बनो। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें भी बताऊंगा ये बातें जा कर के कि अगर बड़े हों, मैं तो सीख रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी सीखें और खान फ़ख्र आलम जैसा बनो। आप शायर हैं, किसी शायर ने ही क्या खूब कहा है कि ऐ इंसान तेरी कहानी कितनी है। ओह क्या बात है। ऐ इंसान तेरी कहानी कितनी है, अगर तू खुदा को मानता है तो तेरा आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान की गहराई तकरीबन 4 फीट है। और अगर तू भगवान को मानता है तो जब तेरा अंतिम संस्कार शमशान में होगा तो उसकी ऊंचाई भी लगभग 4 फीट होगी। क्या बात। ऐ इंसान बस तेरी कहानी सिर्फ इतनी है। और मैं जाते जाते सर, जी, आपने जहाँ शायर की बात को कहा है तो मैं जाते जाते मैं भी 2 लाइन आपके हवाले से, क्योंकि इतनी मोहब्बत और इतनी लगाव हो गई है चंद मिनटों में कि मैं अब क्या बताऊं आपको। तो मैं आपके लिए अगर आपकी इजाज़त हो, या खुदा मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना, या खुदा मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना, या खुदा मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना, ये मेरा प्यार है दुनिया में सलामत रखना, ये मेरा प्यार है दुनिया में सलामत रखना। दोस्तों, ये थे हमारे खान फ़ख्र आलम साहब, और सारी बातें आप सब लोगों ने सुन ही लिया है, और जितनी ही तारीफ़ करूं उतना ही कम है। अब मैं जाते जाते एक बार मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनसे गले मिलूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत।